नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NCERT गाइड में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने 12th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में कुछ चीज़ें जान ली थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए ताकि आज वाला जो लेसन है वो आपको समझ आ सके। आज की वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। देखते हैं आप कितनों के आंसर सही कर पाते हैं। और बच्चों, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि वो करंट जीके से रिलेटेड है। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कभी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए बच्चों, आज का लेसन शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम जानेंगे एक आरंभिक साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये जाना था कि मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, वहाँ पे कौन कौन से महत्वाकांक्षी राजा हुए थे। दनानंद जो था वो मगध का आखिरी राजा था। वह एक कपटी राजा था। एक बार दनानंद ने कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनका भरी सभा में अपमान किया था, जिसके कारण कौटिल्य ने दनानंद के साम्राज्य को खत्म करने की शपथ ली थी। उसके बाद में उन्होंने अपने छात्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देना शुरू किया था। लगभग 321 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य ने दनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ साम्राज्य था। वह अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उनके पुत्र बिंदुसार शासक बने। बिंदुसार के बाद में अशोक शासक बने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। बच्चों, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमें बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, जिनमें पहला नंबर आता है मूर्ति कला का। हमें उस टाइम की बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती है। दूसरा, उस टाइम की रचनाएं भी बहुत मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आए थे। उन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, जिसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और उनके गुरु थे। इसमें मौर्य साम्राज्य की काफ़ी कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा उस टाइम के जो जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। इन स्रोतों के अलावा सबसे मुख्य स्रोत जो हमें देखने को मिलता है वो है अशोक के द्वारा बनवाए गए अभिलेख। अशोक ने पत्थरों व स्तंभों पर अपने अभिलेख लिखवाए थे। अशोक वह पहला राजा था जिसने प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर अपने अभिलेख लिखवाए थे। बच्चों, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। धम्म एक प्रकार का धर्म था जिसमें अलग अलग विचारों को शामिल किया गया था, जैसे कि बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता का भाव रखना, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना आदि इसमें शामिल किए गए थे। देखो बच्चों, अगर साम्राज्य के प्रशासन की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहली तो थी राजधानी। याद है ना, पिछले वीडियो में बताया था कि मगध की राजधानी किसको बनाया गया था बाद में? पाटलिपुत्र को। और उसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे: तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। अब इन सब का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है अशोक के अभिलेखों में। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें ना, तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। अब ये प्रश्न आता है कि क्या सारे साम्राज्य में प्रशासकीय जो व्यवस्था थी वो एक समान रही होगी? तो इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, ये समान नहीं रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था और सब क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती थी। जहाँ पे अफगानिस्तान में पहाड़ी क्षेत्र था, वहीं उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो तटवर्तीय क्षेत्र था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रशासकीय जो व्यवस्था है उसको एक जैसा रखा जा सके। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि राजधानी को मजबूत रखा जाता था, राजधानी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो प्रशासकीय जो नियंत्रण था वो राजधानी पे ज़्यादा रखा जाएगा और आसपास के जो प्रांतीय क्षेत्र होंगे वहाँ पे ज़्यादा रखा जाएगा। अगर प्रांतों की बात की जाए तो तक्षशिला और उज्जैनी जो क्षेत्र थे वो दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र थे। वहीं दूसरी ओर सुवर्णगिरी जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है वो सोने की खदान के लिए उपयोगी माना जाता था। साम्राज्य में भूमि और नदियों दोनों मार्ग से आवागमन किया जाता था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह और महीनों का टाइम लग जाता था। आज की तरह तो व्यवस्था थी नहीं ना, जैसे कि आज तो हम कहीं पे भी जाना होता है तो हम कार में बैठ के चले जाते हैं या ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं, या कुछ इमरजेंसी है चलो फ्लाइट पकड़ ली और
मीलों का रास्ता हमने कुछ घंटों में तय कर लिया। तो ये तो होता नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में महीनों और सप्ताह का टाइम लग जाता था। अब इतना टाइम लगता था तो खाने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी प्रशासन को। सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? सेना सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। आज हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करता है? सेना ही हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करती है। तो उस टाइम पे भी सुरक्षा की व्यवस्था सेना ही करती थी। मेगस्थनीज ने इंडिका नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसमें उसने उल्लेख किया है कि उस टाइम पे सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का गठन किया गया था। इसमें एक का काम था नौसेना का संचालन करना, दूसरी का काम था यातायात और खान पान का संचालन करना, तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी का काम था अश्वारोहियों का संचालन करना, पांचवी का काम रथारोहियों का संचालन करना तथा छठी का काम था हाथियों का संचालन करना। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे कि उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारों की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। इसके अलावा अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और धम्म का प्रचार करते थे। बच्चों, बात आती है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना गया। इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। साथ ही मौर्य काल की जो मूर्तियां मिली है और अन्य पुरातात्विक सामान मिले हैं वो एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पे जो लिखे हुए संदेश है वो अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है और इसी के कारण उनको लगा था कि अशोक एक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत थे, क्योंकि वो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ते थे। हालांकि ये साम्राज्य मात्र 150 वर्ष तक ही चल पाया था। मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों तक नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की जो सीमा होती थी उसके अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। बच्चों, अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि सरदार क्या होता है। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी, यानी कि कोई अगर कहीं का सरदार बना है तो हो सकता है कि उसके बाद वाला सरदार उसका बेटा ही हो। ये हो भी सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक जो होते हैं वो नॉर्मली उसके खानदान के लोग ही होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन करना, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। जो लोग उसके अधीन होते हैं उनसे वह उपहार लेता है और उन उपहारों को वो अपने समर्थकों में बांट देता है। जैसे कि राजा अपने अधीन लोगों से कर वसूल करता है, वैसे ये अपने अधीन लोगों से उपहार लेता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं, यानी कि सरदार के पास में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होंगे जो उसको सलाह वगैरह देंगे। बच्चों, दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से आते हैं, में चोल, चैर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। आपके मैप में ये देखो आ रहा है चोल, चैर और पांड्य। अब ये प्रश्न आता है कि इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो इनके बारे में जानकारी के विभिन्न प्रकार के स्रोतों में देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से है प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ। इनमें ऐसी कविताएं लिखी गई है जो सरदारों का विवरण देती है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इन्हीं में से एक थे सातवाहन। ये लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के द्वितीय शताब्दी ईसा तक थे। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में थे। इसी प्रकार से मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे जो मुख्य रूप से गुजरात में रहे थे। चलिए बच्चों, देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये सारे पिछली वीडियो और आज वाली वीडियो को मिलाकर के लाए गए हैं। पहला प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप ने कौन सी 2 लिपियों का अर्थ निकाला था। दूसरा, पियदसी का क्या अर्थ होता है। तीसरा, मगध की प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी और बाद में किसे राजधानी बनाया गया था। चौथा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। पांचवा, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। और छठा, दक्षिण की प्रमुख सरदारियों के नाम बताइए। इन सब के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। देखते हैं किन किन का आंसर सही होता है। आई होप बच्चों आपको आज का ये लेसन समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।